सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। बाकी तो आप जानते ही हैं कि सिर्फ उम्मीद कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोग ठीक नहीं हैं और आगे भी ठीक नहीं रहेंगे जो हालात हैं इन हालातों में। लेकिन फिर भी आई होप कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। खैर, वही बात जो ज़रूरी है, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, मजलूमों की। हिंदुस्तान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दिसंबर जनवरी एक ऐसा महीना होता है कि हिंदुस्तान में कम से कम ठंडक पड़ती है। दूसरे देशों की बात अलग करता हूँ। वालेकुम सलाम भाई। पिछले कई सर्दियां ऐसी गुजर रही हैं जिसमें गरीब, मजलूम या पीड़ित कहा जाए, सरकार से पीड़ित लोग सर्दियों में सड़कों पर बैठने पर मजबूर हो रहे हैं। चाहे वो एनआरसी सीएए को लेकर के मामला हो, वालेकुम सलाम भाई, ठीक हो, चाहे वो किसान विरोधी बिल का मामला हो। सबसे ज्यादा तवज्जो देने की बात यह है कि बारिश हो रही है। दिल्ली में कई जगहों पर बारिश हुई है। इस बारिश में वो किसान मौजूद हैं वहां पर, और उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि जो काला कानून हम पर हावी हो रहा है, हम पर जबरदस्ती डाला जा रहा है, इस कानून को हटाया जाए। वो नहीं कह रहे हैं कि अपने खरबों की प्रॉपर्टी में से मुझे कुछ शेयर दे दो। वो नहीं कह रहे हैं कि मैं जो टैक्स देता हूं वो माफ कर दो। वो नहीं कहते हैं कि अपनी ऐश आराम की जिंदगी में हमें हिस्सेदार बना लो। वो यहां तक नहीं कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दो। यहां तक नहीं कह रहे हैं कि हमारे परिवार के लिए अच्छे हॉस्टल बना दो। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि हम अपने खून पसीने से जो फसल पैदा करेंगे, कम से कम उसकी चोरी बंद कर दो, उस पर डकैती डालना बंद कर दो, कम से कम उसको उन लोगों के हाथ में देना बंद कर दो जो 10 रुपए की चीज खरीद के 500 रुपए की चीज मार्केट में बेचते हैं। हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, 10 रुपए में खरीदते हैं, उसके बाद वही चीज 500 रुपए में बेचते हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को जो 2 वक्त की रोटी मिल रही है ये मिलने दो, ये मत छीनो। ये नहीं कह रहे हैं कि 2 रोटी के साथ दाल दे दो, बल्कि ये कह रहे हैं कि जो 2 वक्त की रोटी मिल रही है इसे छीनो मत। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान समझदार नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि किसान दूसरों के बरगलाने में आ गए हैं, दूसरों के बहकावे में आ गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं साहब वो किसान ही नहीं है। समझने की बात यह है कि कोई इतना फालतू कैसे हो सकता है कि जाकर के सर्दियों में, बारिश के मौसम में खुले आसमान के नीचे बैठा हो। ये कैसे हो सकता है? किसी को इतना ज्यादा तकलीफ होती है तभी वो ये करने पर मजबूर होता है कि जाकर सड़कों पर बैठे। किसी को ये पसंद नहीं है कि जाकर के सड़कों पर खाना खाए। किसी को ये पसंद नहीं है कि इस सर्दी में जाकर के सड़कों पर बैठे। किसी को ये फुर्सत ही नहीं है कि जाकर के इतना बैठे। लेकिन ये मजबूरी करवाती है, ये गरीबी करवाती है, ये मजलूम करवाती है, ये तानाशाह सरकार तानाशाही कराती है, ये हुकूमतें करवाती हैं। दुनिया का हर आदमी ये कह रहा है कि किसानों के खिलाफ है बिल, लेकिन जबरदस्ती के नेता बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि नहीं साहब ये किसानों के फेवर में है। चंद लोगों को खरीद लेते हैं और कहते हैं कि साहब ये किसान हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता दूं उन अंधभक्तों को, उन बीजेपी के समर्थकों को, उन गुंडों को, उन मवालियों को मैं बता देना चाहता हूं कि भारत की आबादी 66 से 70% किसान आबादी है, गरीब आबादी है। यह मत समझना कि भारत बहुत आगे निकल गया है साहब। भारत बहुत पीछे जा रहा है। सच्चाई यह है कि भारत बहुत पीछे जा रहा है। 66 से 70% जिस देश में गरीब रहता हो, मजलूम रहता हो, मजबूर रहता हो, मजदूर रहता हो, उस देश में बिल पास किया जाता है अमीरों के लिए। मैं जानना चाहता हूं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, बाकी सारी सरकारों से मैं जानना चाहता हूं कि अब तक के बलात्कार के खिलाफ कानून क्यों नहीं बिल पास हुआ? क्यों नहीं बिल पास हुआ? कानून क्यों नहीं बना? गरीब की बेटी का बलात्कार होता है ना, इसलिए नहीं बना। मजलूम की बेटी का होता है ना, किसान की बेटी का होता है ना, इसलिए नहीं बना। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर देश की सरकारें ये बिल क्यों नहीं पास कर रही हैं? जिस बिल की जरूरत है वो क्यों नहीं?
भारत की आबादी का बार बार रोना रोया जाता है। कोई भी मामला होता है भारत की आबादी का रोना रोया जाता है। वालेकुम सलाम निसार वालिद, कहां हो? व्हाट्सअप करो मुझे, कहां पहुंचे। भारत की आबादी का बार बार रोना रोया जाता है। यह कहा जाता है कि साहब आबादी बहुत बढ़ रही है देश की, देश के हालात आबादी की वजह से खराब हैं। मैं कहता हूं कि इतने दिन हो गए हैं आपको, आपने जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बनाया? सबके लिए, हर भारतवासी के ऊपर लागू होना चाहिए, बनाइए ना। लेकिन कैसे बनाएंगे साहब? आपके नेता खुद 7-7, 8-8 भाई हैं, 9-9 भाई हैं, क्या करेंगे? भाई बहन मिला के 11-11 भाई बहन हैं, अब क्या करेंगे साहब? कानून कैसे बनाएंगे? जैसे बलात्कार पे कानून नहीं बना रहे हैं आप, क्योंकि आपके नेता ही बलात्कारी हैं। आपके मीन सबके, सबके, हर पार्टी में बलात्कारी नेता। आखिर कौन नेता ये आएगा खुल करके सड़कों पर कहेगा, धरना देगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, खुल के कोई नेता आ जाए सड़कों पर और कहे कि कानून बनना चाहिए, बिल पास होना चाहिए साहब, बिल पास होना चाहिए, बलात्कार के खिलाफ फांसी होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका फैसला होना चाहिए और फांसी होना चाहिए। है कोई नेता पैदा ऐसा जो आएगा सड़कों पर? नहीं आएगा, क्योंकि मालूम है कि बलात्कार वही करता है जिसके हाथ में पैसा होता है, पावर होता है, जो सत्ता में होता है, जो सत्ता से रिलेशन में होता है, जो सत्ता का चाटुकार होता है, वही करता है। क्योंकि सबको पता है कि अगर किसी गरीब ने, किसी मजलूम ने, किसी किसान ने, किसी गरीब ने करने की कोशिश की, किसी गरीब तबके की किसी ने कोशिश भी की, तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अदालतों में उसके चक्कर कटते रहेंगे, इसलिए नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं ये बात, मिडिल क्लास से लेकर के अपर क्लास तक बलात्कार में बहुत ज्यादा परसेंटेज है इनके। मैं ठीक हूं भाई, फर्स्ट क्लास, बहुत ज्यादा परसेंटेज है। लेकिन साहब इसके खिलाफ कानून नहीं बन सकता है, ये भारत है। यहां वो कानून बिल्कुल नहीं बनाया जाता है जो देश के नागरिकों के पक्ष में होता है। यहां कानून वो बनाया जाता है जो देश के नागरिक गए भाड़ में, सरकार का, नेताओं का, राजनीतिक पार्टियों को फायदा होना चाहिए, उनसे रिलेटेड लोगों का फायदा होना चाहिए, उनसे संबंधित बड़े बड़े व्यापारियों का होना चाहिए, बड़े बड़े बिजनेसमैनों का होना चाहिए। यही देश है, यही भारतवर्ष है, यही हकीकत है इस देश की। हाँ, लंगर क्यों चल रहे हैं? अबे आज मैंने एक पोस्ट देखी थी, कहते थे पहले धरना प्रदर्शन होते थे, जहां उपवास होता था, लोग भूखे बैठते थे, आज लंगर चल रहे हैं। यह कौन सा धरना होता है? तो कमाल है साहब। अगर कोई अपने धरने पर बैठा है अपनी मांग करने के लिए, संवैधानिक तरीके से बैठा है और वहां खाना खा लेता है, तो भक्तों को यह भी नागवार गुजरता है। और शायद आपने प्लेट नहीं देखी अपने नाजायज बाप की, जो लाखों रुपए की एक वक्त की होती है, वो भी टैक्स के पैसे से होती है, टैक्स के पैसे से होती है, खुद के पैसे से नहीं होती। लाखों रुपए की एक प्लेट होती है। मैं जानना चाहता हूं कि संसद भवन में खाना इतना सस्ता क्यों मिलता है, विधानसभा में खाना इतना सस्ता क्यों मिलता है? जितने का खाना विधानसभा में मिलता है, राज्यसभा में मिलता है, संसद भवन में मिलता है, उतने का जगह जगह ढाबा खोल देना चाहिए, कैंटीन खोल देना चाहिए, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। है अगर भारत के सरकार में हिम्मत तो आओ विपक्षियों, अगर तुम में हिम्मत है तो मांग करो सरकार से कि साहब जितने में हमें खाना मिलता है उतने में इन मजलूमों को, इन गरीबों को, इन भारत के नागरिकों को दो। है किसी में हिम्मत, किसी में जुर्रत नहीं है साहब। जितने खर्चे के लिए, ऐशो आराम के लिए जितना पैसा मिलता है इन नेताओं को, क्या आपको मिलता है? नहीं। इनकी सुरक्षा में जितना पैसा खर्च होता है, क्या आपकी बेटी के लिए खर्चा होता है? नहीं साहब, आपके लिए कुछ नहीं होता है, सब नेताओं के लिए होता है। लेकिन फिर भी आप लोग समझ नहीं रहे हैं, अंधभक्ति लगातार किए जा रहे हैं, बहुत जोर से किए जा रहे हैं। क्या करें साहब, देश की बर्बादी तो तय है। जिस देश का नागरिक समझदार नहीं होगा, उस देश की तबाही तय होती है साहब, तय होती है। रही बात मीडिया की, मैं रोहित सरदाना को आज कॉल किया था, लेकिन रोहित सरदाना ने कॉल काट दिया, दो बातें करके काट दिया। वो दो बातें बता देता हूं और अपने लाइव के माध्यम से सभी मीडिया चैनलों को बता देना चाहता हूं। रोहित सरदाना को मैंने कॉल किया था, मैंने कहा कि पूछा कौन, मैंने कहा एक भारत का आम नागरिक बोल रहा हूं। तो साहब कहते हैं कि बताइए। हमने कहा रोहित सरदाना को फोन किया है। बोले रॉन्ग नंबर। मैं सुना देता हूं, जबकि रोहित सरदाना ही है वो, मुझे पता है, आप लोग आवाज सुनेंगे पता चल जाएगा। तब मैंने कहा कि क्या ये नंबर किसी भारतीय जनता पार्टी के दलाल को लग गया है? ये सुन करके फौरन उसने फोन को काट दिया। कौन बोल रहे हैं?
मैं भारतीय नागरिक बोल रहा हूँ, एक आम नागरिक। तो सर आपने गलत जगह फोन लगा दिया। अच्छा, आप आई थिंक बीजेपी के दलाल बोल रहे हैं, सरदाना नहीं बोल रहे हैं क्या? आपने गलत जगह फोन लगा दिया। जैसे ही ये कहा उसने कि हाँ, आप कौन बोल रहे हैं, मैंने कहा कि मैं एक भारतीय नागरिक बोल रहा हूं, वैसे ही दुम दबा के भाग गया ये कह करके कि रॉन्ग नंबर है, आपने गलत जगह लगा दिया है। मैं बात जानना चाहता हूं रोहित सरदाना से, बाप के साथ साथ क्या तुमने सब कुछ बदल डाला है? तुम रोहित सरदाना भी नहीं रहे, तुम्हें क्या नाम नया मिला है जरा बता दो। भारतीय जनता पार्टी ने तुम्हें क्या नाम दिया है? कौन सा कुत्ते का नाम दिया तुमको? कौन सा नाम दिया है तुम्हें, जरा बता देना। तुमने क्या कहा है? शौकत अली नामक कोई फेसबुक यूजर जिसने कमेंट्स किया था, रोहित सरदाना ने उस कमेंट्स को पढ़ते हुए ये कहा कि मोदी तुम्हारा भी नेता है और अगर तुम्हारा नेता नहीं है तो चले जाओ बगल में पतली गली से। मैं बता देना चाहता हूं भारतीय मीडिया की कि तुम जैसे दलाल भारत को तबाह करने वाले, तुम्हारी औकात नहीं है कि किसी एक सच्चे भारतीय से 2 मिनट बात कर सको। तुम क्या पतली गली से भेजोगे? अरे तुम खुद पतली गली में खड़े रहते हो कि कब मोदी हड्डी चूस के फेंकेगा और तुम खाओगे। अडानी अंबानी की हड्डी मोदी चूस के फेंकेगा, उसके बाद तुम खाओगे उसको। तुम मीडिया वाले यही कर रहे हो आज के दौर में। कहते हो साहब पतली गली से चले जाओ, पड़ोस पे चले जाओ पतली गली से। यह देश भारत के हर नागरिक का है, किसी के बाप का नहीं है। इतनी बात समझ लेना कुत्तों, अच्छे से ये बात अच्छे से समझ लेना। अडानी अंबानी की हड्डी चूस करके जो फेंकता है उसको चूसने वाले कुत्तों, अच्छे से समझ लो तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है ये मुल्क। ये मुल्क हर उस भारतवासी का है जो आजादी के दौर में, जो बंटवारे के दौर में भारत में रुका था। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो उसी का देश है। सिर्फ रोहित सरदाना के बाप, जो नाजायज बाप हैं, उनका नहीं है। याद रखना मीडिया वालों, इतनी बात। अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो, वरना अगर इन भारतवासियों ने अगर कहीं भगवान न करे कहीं जूता जिहाद शुरू कर दिया तो मुसीबत हो जाएगी, जीना हराम हो जाएगा, तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। वो तो शरीफ हैं भारतवासी, बहुत शरीफ है भारतवासी जो जूता जिहाद नहीं कर रहे हैं। यकीन जानो हम इतने शरीफ नहीं हैं, हम इतने शरीफ नहीं, हम जूता जिहाद तुरंत शुरू कर देंगे। और भगवान न करे, प्रार्थना करना कभी भगवान न करे हमारा तुम्हारा पाला पड़ जाए। कोई भारतीय मीडिया के सामने अगर कभी मैं इत्तेफाक से भी आ गया, अगर कैमरे पे आया तो बातों से सही, और अगर सामने आया तो लातों से सही, स्वागत तो करूंगा साहब। क्योंकि देश को बर्बाद करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है इस दलाल मीडिया का, बहुत बड़ा योगदान रहा है इस दलाल मीडिया का। दलाल मीडिया ये दिखा रही है कि साहब सड़कें जाम हैं, लोग धरने पर बैठे हैं, ये है वो है, अच्छी बातें हैं, वहां पर ये हो रहा है, वहां पर पकौड़ियां तली जा रही हैं। अबे पकौड़ियां तली जा रही हैं या कुछ किया जा रहा है, उनकी मांगे क्यों नहीं बता रहे हो? दुनिया को ये क्यों नहीं बता रहे हो कि ये किसान क्यों बैठे हैं धरने पर? मैंने कई रिपोर्टें पढ़ी हैं, सब में लिखा हुआ है कि किसान पकौड़ियां खा रहे हैं, ये लिखा है कि आराम कर रहे हैं, ये लिखा है कि वॉशिंग मशीन लगी हुई है, लोगों के कपड़े धुले जा रहे हैं। अरे सोचो, ये संवैधानिक तरीके से धरना देना इसको कहते हैं। सीख लो, सीख लो। तुम लोगों को भी विपक्ष में आने के बाद ये करना पड़ेगा। जिस दिन विपक्ष में आओगे, यही मीडिया वाले या तो अब जब जो पक्ष में होगा उसके कुत्ते बन जाएंगे, उसकी हड्डी चूसेंगे, उसकी फेंकी हुई हड्डी चूसेंगे, या फिर उसके विपक्ष में जब होंगे तब जाकर के बैठ जाएंगे धरने पर और कहेंगे कि साहब हमारी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमें बताने नहीं दिया जा रहा है, हमें खबरें चलाने नहीं दिया जा रहा है। यही मीडिया कहने वाली है। इसलिए मीडिया से मैं बता देना चाहता हूं कि अपनी ये दलालगिरी बंद कर दो। अगर इतने ही शौक है तो बंद करो ये चैनल। बड़े बड़े डिशे लगाए, बड़े बड़े कैमरे लगाए, बड़े बड़े एलसीडी लगाए, एलईडी लगाए, जो चैनल चला रहे हो बंद करो। ये कोठा बना लो, वहां दलाली करो जाके, वो बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। कम से कम उसकी वजह से, उस कोठे की वजह से पूरा भारतवर्ष बर्बाद तो नहीं होगा भाई, पूरा भारतवर्ष तो नहीं बर्बाद होगा, बच जाएगा। कोठा खोल लो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा तुम लोगों के लिए। इतनी ही दलाली करने का शौक है तो जाके कोठे पे दलाली करो, भारत की दलाली मत करो। भारत माता कहते हो ना, कौन करता है अपनी मां की दलाली? कभी सोचा है? शर्म से डूब मरो अंधभक्तों, शर्म से डूब मरो।
कैसे बंद होगी ये मोदी मीडिया? जूता जिहाद से ही बंद होगी मेरे भाई। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक इनके साथ जूता जिहाद नहीं किया जाएगा, ये भारत की तबाही इसी तरह करते रहेंगे। इसलिए यकीन मानिए, इनके साथ जूता जिहाद तो बहुत जरूरी है। जो धरने पर बैठा वो देशद्रोही है। आज विजेंद्र सिंह ने एक बहुत अच्छी पोस्ट डाली थी, बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने बहुत अच्छी पोस्ट डाली थी। मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बाद आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। विजेंद्र सिंह की पोस्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने कॉपी किया था। लिखा था, सबका पेट भरने के बाद अगर मैं किसान अपने हिस्से का निवाला मांगने लगूं तो मैं खालिस्तानी नजर आता हूं। तो हाँ, मैं हूं खालिस्तानी। कंधे से कंधा मिलाकर देश को चलाने पर मैं मुसलमान अगर फिर भी पाकिस्तानी नजर आता हूं तो हाँ, मैं हूं पाकिस्तानी। बढ़ती फीस पर मैं भविष्य का निर्माता, विद्यार्थी अपने हक की आवाज उठाने पर अगर टुकड़े टुकड़े गैंग नजर आता हूं तो हाँ, मैं हूं टुकड़े टुकड़े गैंग। ससुराल में जलने मार खाने के बाद अगर मैं औरत अपने लिए 2 आजादी की सांस मांगने पर चरित्रहीन कहलाती हूं तो हाँ, मैं हूं चरित्रहीन। सवाल करने पर अगर मैं एंटी नेशनल नजर आता हूं तो हाँ, मैं हूं एंटी नेशनल। अपने हक और बराबरी की बात करने पर मैं अगर सरकारों को आतंकवादी नजर आता हूं तो गुलामी और नपुंसक भरी जिंदगी जीने से बेहतर हमारे हक के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों के रास्ते पर चलते हुए एक नए और बेहतर समाज की कल्पना आतंकवाद है तो हाँ, मैं हूं आतंकवादी। विजेंद्र सिंह की पोस्ट है ये। शर्म करो यार, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। देश का हर नागरिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर नागरिक एक साथ खड़े होकर के देश को आगे बढ़ाना चाहता है, मगर यह सरकार, यह पॉलिटिक्स इस देश का बेड़ा गर्क कर देना चाहती है, इस देश को खत्म कर देना चाहती है, इस देश को मिटा देना चाहती है। देशवासियों, अगर अब भी तुम्हारे अंदर खून का कतरा बचा हुआ है, सब पानी नहीं हो गया है, गंग नाली का खून नहीं हुआ है, तो एक साथ एक लब से बोलना पड़ेगा कि हम देशवासी अपने देश के लिए खड़े हैं, अपने देश के नागरिकों के लिए खड़े हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी की गुलामी नहीं करेंगे। हम इंतजार नहीं करेंगे कि हमारे नेताजी बोल दें तब हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, आज बात किसानों की है, कल मुसलमानों की थी, परसों छात्रों की थी, किसकी एक दिन जवानों की थी। आखिर कौन बचा है इस देश में? कभी देखा है कोई पॉलिटिशियन धरने पर बैठा हुआ है किसी बिल के लिए? कभी सुना है कि भारत में फला पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, फला बिल की मांग कर रहे हैं? कभी सुना है कि कोई विधायक धरने पर बैठा है और कह रहा है कि हमारे क्षेत्र की सड़कें नहीं ठीक हैं? कभी सुना है कोई विधायक, सांसद धरने पर बैठा है और कह रहा है कि हमारे क्षेत्र में, हमारी विधानसभा में, हमारी लोकसभा में स्कूल अच्छे नहीं है, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, हम उसकी मांग करते हैं? कभी सुना है? नहीं, और ना ही सुनेंगे, क्योंकि आप अंधे और बहरे हो चुके हैं। हाँ, आप अंधे और बहरे हो चुके हैं। आप अपने भविष्य के, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ना सोच सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं। जब कोई कहता है तो आपको लगता है कि ये भाषणबाजी है, ये भाषण दे रहे हैं। आपको समझना होगा कि आप मांगेंगे तब स्कूल मिलेगा, आप मांगोगे तभी आपको रोटी मिलेगी। अरे बच्चा जब तक रोए ना, तब तक मां उसे दूध नहीं पिलाती है। तो सोच लो, तुम्हारी क्या बिसात है। एक प्रधानमंत्री, और वो भी ऐसा प्रधानमंत्री जिसको ऐशो आराम की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, वो प्रधानमंत्री। एक प्रधानमंत्री जो गरीबों के बारे में सोचता ना हो, या कोई भी राजनीतिक पार्टी जो गरीबों के बारे में सोचती ना हो, मजलूमों के बारे में सोचती ना हो, वो तुम्हारे बारे में क्यों सोचेगी? कभी सोचा है कोई नेता, एक पार्टी का एक नेता खड़ा हो जाए और ये कह दे कि हम बलात्कार के लिए कानून की मांग कर चुके हैं, हम सड़कों पर बैठ चुके हैं, हम अपनी पार्टी को या अपनी समर्थकों को लेकर के बैठ चुके हैं? है कोई? नहीं साहब। न्यूज वाले बोल रहे हैं कि किसान इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, न्यूज वाले बोल रहे हैं कि किसान इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। वही कहता हूं कि इनको सिर्फ जूते की भाषा सिखानी चाहिए, इनके सामने सिर्फ जूते की भाषा बोलना चाहिए बस। अगर किसान पढ़ लिख के जरा से समझदार हो गया है, अगर पढ़ लिख गया है, अगर एक बूढ़ा किसान अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, मजदूरी करके गरीबी में 2 वक्त के बजाय 1 वक्त की रोटी खा के पढ़ा रहा है, तो हमारे देश की मीडिया को बड़ा खलता है कि वो इंग्लिश कैसे बोल रहा है। सोच लो, इस मीडिया और सरकार की निगाह में इन देशवासियों की औकात क्या है। सोच लो, समझ लो कि इन देशवासियों की औकात क्या है। इंग्लिश बोल दो तो ये कैसे हो गया, इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं, ये इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं।
ये तो किसान हो ही नहीं सकते। वो किसानों, सोचो तुमको क्या समझते हैं ये मीडिया वाले, ये सरकार वाले, ये पक्ष वाले, ये विपक्ष वाले, सब क्या समझते हैं तुमको? किसान का मतलब सिर्फ और सिर्फ जाहिल होता है? किसान का मतलब सिर्फ और सिर्फ गरीब होता है? किसान का मतलब सिर्फ और सिर्फ भूखा होता है? वाह रे हमारे देश की परिभाषा, वाह रे हमारे देश के लोग अपने मन से परिभाषा निकाल लेते हैं हर बात की। वाह साहब, बहुत गजब है हमारा देश। जिस देश में गर्व होना चाहिए कि किसान का बेटा इंग्लिश में बात करता है, उस देश में शर्म आ रही है मीडिया को। सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे पॉसिबल है। वाह रे भारतवर्ष, वाह। ये भारतवर्ष नया भारतवर्ष है, ये नया भारतवर्ष है साहब, ये नया भारतवर्ष है। हमें हमारा पुराना भारत ही बेहतर था, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ बैठ करके एक प्लेट में रोटियां खाते थे, एक होटल पर बैठ करके एक चाय लेकर के आधी आधी बांटा करते थे हिंदू मुसलमान। भूल गए वो दिन, खत्म हो रहे हैं वो दिन। यही नया भारत है। मुबारक हो आप सबको, आप सबको मुबारक हो। ये नया भारत, इस नए भारत की तस्वीर कितनी खतरनाक होगी ये मैं पिछले हर वीडियो में कहता आया हूं। और यकीन ना हो तो 1 साल पहले की वीडियोस उठाकर मेरी देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमने किस किस बारे में कैसे कैसे आपको समझाया था और क्या क्या हो रहा है। अभी और तबाही बाकी है, अभी देश की बर्बादी बाकी है, अभी हालात खराब होने बाकी हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है साहब। सुधर जाइए वरना मिट जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कभी। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।